हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर लेके आ गए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का सेशन। जो देश दुनिया की खबरें हुई है उनसे जो है एग्जाम के लिए तैयारी करने के हिसाब से जो है हम टॉपिक लेके आ गए हैं। तो आप इसको देखिए और इससे लाभ उठाइए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। आइए, तो चलिए, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है दिल की बात। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल की बात। प्रधानमंत्री क्या करते हैं? हमारे मन की बात करते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वे लोगों से अपने मन की बात करते हैं। अभी क्या किया है प्रधानमंत्री ने? दिल की बात कार्यक्रम किया है। कहाँ किया है देखते हैं। प्रधानमंत्री ने 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस, 1 नवंबर को जो है अभी छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस था, 25वां स्थापना दिवस था। ये रजत जयंती मना रहे थे। तो इस अवसर पर क्या हुआ, नवा रायपुर में ये गए थे और वहां सत्य संजीवनी साई अस्पताल में इन्होंने दिल की बात कार्यक्रम किया। और उस कार्यक्रम के दौरान क्या किया, हृदय रोग से स्वस्थ हुए 2500 बच्चों से मुलाकात कर उनसे संवाद किया तथा उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ गए हुए थे, तो वहां पे जो राज्य की स्थापना दिवस था, 25वीं स्थापना दिवस, उस मौके पर जो है वो साई संजीवनी अस्पताल जो है उसमें जो हृदय रोग से पीड़ित बच्चे थे और वो स्वस्थ हो गए थे, इलाज के बाद वो जो है स्वस्थ हो गए थे, वैसे 2500 बच्चों से जो है उन्होंने मुलाकात करी और उनसे संवाद किया। तो इसको उन्होंने दिल की बात कार्यक्रम के तौर पे प्रस्तुत किया। अगला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है राज्योत्सव पुरस्कार। क्या है? कर्नाटक का भी स्थापना दिवस था। तो कर्नाटक के धारवाड़ के पुरातत्वविद हैं प्रोफेसर कोरी सेट्टर, इनको क्या मिला है? राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ क्या करते हैं? कर्नाटक विश्वविद्यालय के इतिहास एवं पुरातत्व विभाग में एमरिट्स फेलो हैं। ये जो पुरातत्वविद हैं प्रोफेसर कोरी सेट्टर, इनको जो है राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है केरल बना देश का पहला गरीबी से मुक्त होने वाला राज्य। केरल क्या हो गया है? अति गरीबी से मुक्त होने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है, फर्स्ट राज्य बन गया है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री कौन है वहां के? पिनरई विजयन। उन्होंने 1 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में इसकी घोषणा की कि केरल जो है हमारा वो देश का पहला राज्य जो है गरीबी से मुक्त वाला पहला राज्य बन गया है। 2021 में यहाँ पे क्या हुआ था? चरम गरीबी उन्मूलन परियोजना, एक्सट्रीम पोवर्टी इरेडिक्शन प्रोजेक्ट, EPEP, काफी फेमस है। EPEP जो है एक्सट्रीम पोवर्टी इरेडिक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई 2021 में। यहाँ पे जो है गरीबी हटाने की जो है वो शुरुआत कर दी गई। इसमें क्या किया गया? इसमें आवास, स्वास्थ्य, भोजन एवं आजीविका, इन पर विशेष ध्यान दिया गया। जो वहां के नागरिक थे केरल के और जो गरीबी रेखा में थे, गरीब थे, उनके आवास, स्वास्थ्य, भोजन और आजीविका पर इस तरह से ध्यान दिया गया जिससे कि है इनको जो है गरीबी से ऊपर लाया जाए और इनको जो राज्य है इस राज्य को गरीबी से मुक्त किया जाए। इस दिशा में ये जो है प्रोजेक्ट जो है ये चलाया गया था, EPEP, एक्सट्रीम पोवर्टी एरिडिक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, चरम गरीबी उन्मूलन परियोजना ये चलाया गया था। अगला जो हमारा टॉपिक है आज का है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की 59 साल पुरानी सीनेट और सिंडिकेट को भंग कर गवर्नेंस मॉडल लागू। भारत सरकार ने क्या किया है? पंजाब यूनिवर्सिटी की 59 साल पुरानी थी सीनेट और सिंडिकेट, इसको भंग कर दिया है, इसको खत्म कर दिया है और उसके बदले जो है गवर्नेंस का मॉडल जो है वो लागू कर दिया गया है। अब तक क्या होता था? यूनिवर्सिटी का सारा फैसला लेने वाला निकाय जो था वो कौन था? इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों सिस्टम से चलता था, यानी चुनाव से भी और जो नॉमिनेटेड थे उनसे भी चलता था। परंतु अब क्या हो गया है? सिर्फ नॉमिनेटेड सिस्टम जो है वो प्रमुख हो गया है। नॉमिनेटेड जो सिस्टम है वही सिर्फ प्रमुख हो गया है। नए सीनेट में 91 की जगह अब सिर्फ 31 सदस्य होंगे। जो नया सीनेट होगा उसमें 91 की जगह 31 सदस्य होंगे, जिसमें 18 इलेक्टेड, 18 चुने हुए, 6 नॉमिनेटेड, 6 नामित होंगे और 7 एक्स ऑफिसियो सदस्य होंगे। तो ये केंद्र सरकार ने पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अगला टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज।
क्या होता है ये एक पद है। भारतीय रक्षा लेखा सेवा डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट जो है उसके अधिकारी राजकुमार अरोड़ा ने फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज, ठीक है, FADC इनका जो है पद संभाला है। फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज FADS का जो है पदभार संभाला है। इससे पहले वे क्या थे, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट CGDA रहे हैं ये। इससे पहले इस पद को संभालने से पहले वे कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट CGDA रहे हुए हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है देश की पहली जुडिशियल सिटी अर्थात न्यायिक शहर कहां बन रही है। केरल के कोच्चि जिले के कलामासेरी में। कहा, केरल के कोच्चि जिले के कलामासेरी में देश की पहली जुडिशियल सिटी, क्या कहेंगे इसको हिंदी में, न्यायिक शहर, न्यायिक शहर बनेगी तथा इसका डिजाइन तैयार हो गया है। डिजाइन इसका रेडी है, अब बनने के लिए तैयार है ये। इसमें क्या होगा, एक ही जगह सभी तरह की न्यायिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, यानी एक ही जगह पे जितनी भी तरह की न्यायिक सुविधाएं हैं वो सारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाएंगी। इस न्यायिक शहर में संविधान के मुख्य सिद्धांतों, कौन कौन है मुख्य सिद्धांत, समानता, स्वतंत्रता एवं जीवन के मौलिक अधिकार, इनको सुरक्षित करने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 14 में समानता, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता और 21 में क्या है, जीवन के मौलिक अधिकार। ये पता ही है आपको, जो संविधान के अनुच्छेद हैं उसके हिसाब से 14 में समानता, 19 में स्वतंत्रता और 21 में, अनुच्छेद 21 में जीवन के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो उस पर आधारित जो है यह 3 टावर बनाए गए हैं इसमें, ठीक है। मुख्य टावर जो होगा वो 7 मंजिला और बाकी 2 जो है वो 6 मंजिला टावर होगा। अभी वर्तमान में जो है केरल का उच्च न्यायालय कहां पे चल रहा है, एर्नाकुलम में। वर्तमान में प्रेजेंट में केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में चल रहा है। इसी तर्ज पे, इसी बेस पे, इसी आधार पे क्या किया है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में भी, अमरावती जो है उसमें भी क्या किया है, इसी प्रकार के न्यायिक शहर बनाने की तैयारी की जा रही है। इसी टाइप का जो है न्यायिक शहर बनाने का जो है तैयारी किया जा रहा है कि इसी टाइप का जो है जुडिशियल सिटी और न्यायिक शहर जो है बनाया जाए, इसी बेस पे, इसी आधार पे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इसरो ने क्या किया है, इसरो ने संचार उपग्रह लॉन्च किया है। क्या किया, इसरो ने क्या किया, इसरो का 4410 किलो वजनी संचार उपग्रह CMS-3 2 नवंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। यह उपग्रह क्या है, भारत व आसपास के समुद्री क्षेत्रों में मल्टी बैंड संचार सेवाएं देगा। यह उपग्रह का काम क्या होगा, भारत व आसपास के समुद्री क्षेत्रों में जो है मल्टी बैंड संचार कम्युनिकेशन सर्विस देगा ये। इससे क्या फायदा होगा कि टीवी प्रसारण, ब्रॉडबैंड सेवा, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट तथा संचार सेवाओं कम्युनिकेशन सर्विसेज में सुधार आएगा। यह भारत में लॉन्च किया गया सबसे भारी उपग्रह है। क्या है ये, सबसे भारी उपग्रह है, लेकिन कहां पे, भारत से, ध्यान रखिएगा, भारत से लॉन्च किया गया ये सबसे भारी उपग्रह है। इससे पहले इसरो ने सबसे भारी उपग्रह जो 5854 किलो था, इसका वजन कितना था, 4410, बट इससे पहले जो लॉन्च हुआ है वो 5854 किलो का GSAT 11 था। लेकिन क्या हुआ, ये यहां भारत से लॉन्च नहीं हुआ था, ये कहां से लॉन्च हुआ था, 2018 में फ्रेंच गयाना से लॉन्च किया गया था। कहां से, फ्रेंच गयाना से लॉन्च किया गया था इसको। यह किसके थ्रू जाएगा, ये LMV-3 रॉकेट जो है, जिसको बाहुबली रॉकेट जो है, इससे जो है ये छोड़ा जाएगा और ये इसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में छोड़ेगा। कहां पे, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ेगा। यह इसकी 5वीं उड़ान है, किसकी, LMV-3 की। LMV-3 की ये 5वीं उड़ान होगी। पिछले मिशन चंद्रयान 3 में इसी का प्रयोग किया गया था। चंद्रयान 3 जो प्रोजेक्ट हुआ था जिसमें भारत जो है वो दक्षिणी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा था, उसमें जो है इसी रॉकेट LMV-3 का उपयोग किया गया था। तो ये काफी अच्छी सेवा जो है इसरो के द्वारा जो है अभी संचार के क्षेत्र में की जा रही है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी का फैसला। क्या है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का फैसला, क्या लिया है फैसला
नेशनल हाईवे ने की अथॉरिटी ने यह फैसला लिया है कि नेशनल हाईवे के जिस खंड का रख रखाव किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास है वहां तथा उस खंड में मौजूद ब्लैक स्पॉट जहां बार बार हादसे होते हैं को रोकने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। क्या है बेसिकली, ये समझते हैं इसको। देखिए बेसिकली ये चीज क्या है कि जैसे हाईवे बना, हाईवे बनने के बाद जो कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर उसको हाईवे का जो भी भाग को, जितना भाग को 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जितना भी भाग होता है उसको जब बना लेता है तो उसके रख रखाव की जिम्मेवारी दी जाती है कि भाई 5 साल 10 साल जितना साल के लिए उसको रख रखाव की जिम्मेवारी दी गई। एक खंड का जैसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का जो है एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाता है। तो NHAI ने कहा है कि अगर उस खंड पे कोई हादसा होता है, और ऐसा कई स्पॉट्स होते हैं जहां पे बार बार हादसे होते हैं, मतलब हर 2 दिन 3 दिन पे वहां हादसे आते हैं, इस तरह के जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वहां पर जो हादसा होगा उसको रोकने की जिम्मेवारी किसकी होगी? कॉन्ट्रैक्टर की होगी। यानी कॉन्ट्रैक्टर ऐसे स्टेप्स उठाएंगे जिससे ये हादसा ना हो। जैसे गलत दिशा से कोई वाहन आ रही है उसको रोकना, किसी ने रोड पे हाईवे पे खड़ा कर दिया है जहां पे खड़ा होने की जगह नहीं है उसको रोकना, ओवर स्पीड्स, इन सब चीजों को जो है मॉनिटर, रोड पे जो है वो आ जाते हैं, मवेशियां आ जाते हैं तो उनको रोकना, इन सब की जिम्मेवारी किसकी होगी? कॉन्ट्रैक्टर की होगी। कॉन्ट्रैक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी जगह अगर कोई हादसा होता है तो उसके 500 मीटर दायरे में 1 साल के भीतर कोई और हादसा ना हो। यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को कि अगर मान लीजिए कहीं पे हादसा हो गया, सपोज दैट किसी प्लेस पे हादसा हो गया, तो कॉन्ट्रैक्टर वो जो हादसा हुआ है उसको मॉनिटर करके ये करेगा कि ये इंश्योर करेगा कि 500 मीटर दायरे में अगले 1 साल तक कोई हादसा ना हो। क्योंकि अगर इन सब कारणों से, जो ऊपर मैंने बताया है, इन सब कारणों से हादसा होता है तो इस पे पहली बार में 25 लाख और दूसरी बार अगर होता है तो 50 लाख का जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है। तो इसमें जो है सिर्फ शामिल क्या नहीं होगा, तो जो हाईवे का डिजाइन है उसमें अगर कोई गड़बड़ी है, ठीक है, उसको वो जो है इसमें जो है, या आर्किटेक्चर कोई डिफॉल्ट है तो ये इसमें शामिल नहीं होगा, बाकी चीजें इसमें शामिल होंगी। इसके लिए क्या करना होगा? हर कॉन्ट्रैक्टर को सेफ्टी सर्वेयर रखना होगा, ठीक है, सुरक्षा सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, जो क्या करेगा? इसकी नियमित निगरानी करेगा कि ऐसी घटना ना हो। इस संबंधी अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। इस संबंधी जो है अधिसूचना जो है वो जारी कर दी जाएगी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भगवान विट्ठल की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। क्या है? महाराष्ट्र के ठाणे शहर के पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर उपवन घाट पर, कहां पे? ठाणे शहर के पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर उपवन घाट पर भगवान विट्ठल की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। देश की 3 सबसे ऊंची प्रतिमाओं में पहला स्थान किसका है? गुजरात के केवड़िया में स्थित सरदार पटेल की क्या है? स्टेचू ऑफ यूनिटी 597 फीट, जिसपे अभी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था 31 अक्टूबर को। अगला क्या है? राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की है, क्या है उसको? स्टेचू ऑफ बिलीफ 367 फीट की है। और तेलंगाना में संत रामानुजाचार्य की जो स्टेचू है, स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी, ठीक है, ये 215 फीट की है। तो ये 3 जो हैं देश में सबसे बड़े जो हैं प्रतिमाएं, स्टेचू जो हैं। पहला हो गया सरदार पटेल का 597 फीट, जिसको स्टेचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। दूसरा हो गया राजस्थान का नाथद्वारा में जो है भगवान शिव का, जिसको स्टेचू ऑफ बिलीफ कहा जाता है, जो 367 फीट का है। और तीसरा जो है तेलंगाना में संत रामानुजाचार्य की स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी कहा जाता है, वह 215 फीट है। ये 3 है। और अभी ठाणे शहर में जो है ये भगवान विट्ठल का जो है 51 फीट का प्रतिमा जो है इसका अनावरण किया गया है। अब देखते हैं हम कुछ पुस्तक जो है वो विमोचन किया गया है। उसके लेखक भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है। कौन सी पुस्तक का नाम क्या है? सुधा कंठ भूपेन हजारिका जीवन और गीत। पुस्तक का नाम है सुधा कंठ भूपेन हजारिका जीवन और गीत। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर
रीतामणि वैश्य, डॉक्टर रीतामणि वैश्य ने इनकी लेखिका है ये। इसके अलावा कौन सा है, द सोल ऑफ ए नेशन अंडरस्टैंडिंग द हिंदू नेशनलिज्म, ये किताब भी विमोचन हुआ। इस किताब के लेखक कौन है, इस किताब को अरुण आनंद ने लिखा है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वश्रेष्ठ कृति सम्मान। क्या है, प्रयागराज में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, कहां पे है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी कहां पे है, प्रयागराज में। इसमें आयोजित राष्ट्रीय साहित्यकार सम्मान समारोह ये आयोजन किया गया। इसमें क्या हुआ, उपन्यासकार अजय सिंह राणा को सर्वश्रेष्ठ कृति सम्मान से नवाजा गया है। यह किस लिए मिला, यह उनके उपन्यास मैं भी भारत, इन्होंने एक उपन्यास की रचना की है जिसका नाम है मैं भी भारत, इसके लिए इन्हें जो है ये सम्मान, सर्वश्रेष्ठ कृति सम्मान जो है वो दिया गया। इस उपन्यास में बेसिकली क्या है, आदिवासी समाज का संघर्ष, शोषण और पहचान का जद्दोजहद का वर्णन किया गया है। यानी बेसिकली ये जो उपन्यास है ये आदिवासी समाज के ऊपर केंद्रित है, इसमें इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्या है, दिल्ली में दूसरे राज्यों में पंजीकृत BS3 श्रेणी वाले मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद। दिल्ली ने क्या किया है, 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि से दूसरे राज्यों में पंजीकृत BS3 श्रेणी के मालवाहक वाहन, ध्यान रखिएगा मालवाहक वाहन, नॉट पैसेंजर वाहन, मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश बंद कर दिया गया। इनका दिल्ली में जो है प्रवेश बंद कर दिया है। अगला क्या है हमारा, COP30 सम्मेलन, COP30 सम्मेलन क्या होता है ये, 10 से 21 नवंबर तक, 10 से 21 नवंबर तक ब्राजील में COP सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ब्राजील में COP सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। क्या है COP देखते हैं, यह जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। क्या है, UNFCC, संयुक्त राष्ट्र फॉर्मेट ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक है, जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन होता है उसके रिगार्डिंग इसमें बातें होती हैं, जिसे आमतौर पर COP30 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 30 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो जलवायु परिवर्तन से जो क्लाइमेट चेंज से जो रिलेटेड इश्यूज हैं उनका जो है ये यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। इस बार इस सम्मेलन में क्या होगा, सस्टेनेबल सिक्योरिटी, क्या चीज है देखते हैं। सस्टेनेबल सिक्योरिटी ये है, इस पे डिस्कशन किया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए जो लंबे समय तक चलने के लिए बनाई जाए, और उसमें क्या हो, पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए जो लंबे समय तक चले और जिसमें क्या हो, पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाता हो। तो ये जो है इस बार का टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। सस्टेनेबल सिक्योरिटी पे डिस्कशन होगा किसमें, COP30 सम्मेलन, जो कहां होना है, 10 से 21 नवंबर तक ब्राजील में होना है। इसको क्या कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है 32वां एपेक सम्मेलन। क्या है एपेक सम्मेलन, एपेक क्या होता है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर को शुरू होकर 1 नवंबर 2025 को कहां खत्म हो गया, दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में संपन्न हो गया। जो एपेक सम्मेलन था, ये 32वां संस्करण था एपेक सम्मेलन का। ये शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर को शुरू हुआ और 1 नवंबर को जो है दक्षिण कोरिया के ग्योंगजो शहर में जो है ये संपन्न हो गया। ये है क्या, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जो आर्थिक अर्थव्यवस्था वाली जो है ये मीटिंग होती है। ये दूसरी बार दक्षिण कोरिया ने इसकी मेजबानी की, इससे पहले भी एक बार दक्षिण कोरिया में हो चुका है। चीन के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि विश्व AI सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। शी जिनपिंग ने क्या कहा, विश्व AI सहयोग संगठन बनाया जाए, इसकी स्थापना का उन्होंने प्रस्ताव रखा। अगला जो सम्मेलन है वो कब होगा, चीन के शेंझेन में आयोजित किया जाएगा। अगला जो 2026 का एपेक सम्मेलन होगा वो चीन के शेंझेन में आयोजित किया जाएगा। इसमें 21 एशियाई और प्रशांत परिधीय देशों के नेता शामिल होंगे। चीन जो है तीसरी बार इसका सम्मेलन का आयोजन करेगा। इससे पहले 2 बार और जो है चीन में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है।
अगला जो टॉपिक है वो है अमेरिका में ट्रंप के आदेश पर रोक। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं वे आदेश पारित करते रहते हैं, तो उसमें से एक आदेश उन्होंने पारित किया था कि मतदान के लिए पंजीकरण हेतु, अमेरिका में अगर किसी को मतदान करना है तो उसके लिए अगर रजिस्ट्रेशन हेतु अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था। यानी यह प्रूफ करना पड़ेगा कि आप अमेरिकी नागरिक हैं और उसके लिए आपको प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देने पड़ेंगे। ये इन्होंने आदेश दिया था। तो क्या हुआ कि अमेरिका के संघीय न्यायाधीश जो है, कौन है, कोलिन कोलर कोटेली, जो संघीय न्यायाधीश हैं कोलिन कोलर कोटेली ने मतदाताओं को नागरिकता साबित करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के एक हिस्से को अवैध करार देते हुए अस्थायी रूप से रोक दिया है। ठीक है, जो संघीय न्यायाधीश है कोलिन कोलर कोटली ने, इन्होंने इस ट्रंप का जो ये आदेश था इसको अस्थायी रूप से रोक दिया है। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि वो इसके विरुद्ध जो है अपील करेगी, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि ट्रंप ने जो आदेश दिए हैं वो सही हैं। तो आगे देखते हैं इस पे क्या कार्रवाई होती है, बट अभी के लिए ये अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मालदीव में तंबाकू पर कानून। बहुत इंपॉर्टेंट कानून मालदीव ने लागू किया है। मालदीव ने 1 नवंबर 2025 से दुनिया का ऐसा पहला कानून लागू किया है जिसमें 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को तंबाकू खरीदने, इस्तेमाल करने या बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दिया गया है। मालदीव ने वर्ल्ड में फर्स्ट ऐसा कानून लाया है जिसमें उसने कहा है कि 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे, यानी 1 जनवरी 2007 के बाद जो जन्मा है वैसा कोई भी व्यक्ति को तंबाकू खरीदना, उसका इस्तेमाल करना या बेचने पर पूरी तरह जो है प्रतिबंध लगा दिया। ना बेच सकता है, ना खरीद सकता है, ना इस्तेमाल कर सकता है। 1 जनवरी 2007 के बाद, यानी 18 साल के उम्र वाले से के लगभग हो गया 1 जनवरी 2007, अभी 2025, तो 18 साल के आसपास हो गए, उन पे जो है पूरी तरह रोक लगा दिया है। यह नियम किस पे लागू होगा? आने वाले पर्यटकों पर भी लागू होगा। ये नहीं कि सिर्फ वहां के नागरिक पर, जो यहां से बाहर देशों से पर्यटक जाएंगे, टूरिस्ट जाएंगे, उन पे भी ये नियम लागू रहेगा। अगर आप नियम का उल्लंघन करते हैं तो करने पर 2.73 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 2.73 लाख रुपए का जुर्माना जो है उस पे लगाया जाएगा अगर ये इस नियम का उल्लंघन करता है कोई। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गूगल। गूगल का क्या हुआ है? गूगल के मार्केट इनोवेशन के नए प्रमुख बनाए गए थे टाइलर नॉरिस, मार्केट इनोवेशन के प्रमुख बनाए गए थे। इनको क्या है, टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली क्लाइमेट बिजनेस लीडर्स की सूची में जगह दी है। इसने क्या किया है, दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली क्लाइमेट बिजनेस लीडर्स की सूची में जो गूगल के मार्केट इनोवेशन के प्रमुख हैं टाइलर नॉरिस, इनको जो है स्थान दिया है। देश के सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स वाला प्लेटफॉर्म ग्रो का आईपीओ, ब्रोकेज फर्म है ये ग्रो, काफी लोग यूज करते हैं जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड्स और इन सब चीजों में निवेश करते हैं, उनके लिए जो है प्लेटफॉर्म है, एक ब्रोकरेज फर्म है ये ग्रो। इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड। इस नाम से जो है ये आईपीओ ला रही है और ये 4 नवंबर को होने जा रहा है। यह देश का सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स वाला प्लेटफॉर्म है। ये जो ग्रो है यह देश का सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स वाला प्लेटफॉर्म है। इसके सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होते हैं? ललित केसरे। ललित केसरे हैं इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हिमाचल में दुर्लभ हिम तेंदुआ। हिमाचल में क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पहली बार दुर्लभ हिम तेंदुआ देखा गया। यह इस क्षेत्र की जैव विविधताओं के लिहाज से काफी सकारात्मक संदेश है। क्या है कि किन्नौर जिले में जो है डैम के पास जो है ये दुर्लभ हिम तेंदुआ देखा गया था। ये एक्चुअल में ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, बट ये यहां पाया गया, तो इससे जो है काफी जैव विविधता का काफी सकारात्मक संकेत मिल रहा है। और इसको जो है रेस्क्यू करके और फिर जो है ये जंगल में छोड़ दिया गया और ये जंगल में चला गया।
अगला जो हमारा टॉपिक है, अब हम खेल जगत की तरफ बढ़ते हैं। क्या है खेलों में आज क्या क्या हो गया। वेस्ट इंडीज एवं बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज चल रही थी। T20 सीरीज चल रही थी। वेस्ट इंडीज ने क्या किया, बांग्लादेश को 3 मैचों की T20 सीरीज के तीनों मैचों में हराकर 3-0 से सीरीज जो है वो जीत ली है। 3-0 से सीरीज जीत ली इन्होंने। 7 सीरीज लगातार हारने के बाद वेस्ट इंडीज जीता है। इससे पहले जो है कंटिन्यू 7 सीरीज जो है वो वेस्ट इंडीज हार गया था। उसके बाद ये जो है वेस्ट इंडीज अभी सीरीज जीता है बांग्लादेश के खिलाफ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूजीलैंड इंग्लैंड वनडे सीरीज। क्या था, न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड को 3-0 से हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने जो इंग्लैंड के साथ इनकी वनडे सीरीज चल रही थी उसमें इंग्लैंड को 3-0 से हरा दिया, क्लीन स्वीप कर दिया है। तो न्यूजीलैंड ने 2019 से अब तक घरेलू मैदान पर लगातार 10 सीरीज जीती है। यानी न्यूजीलैंड 2019 के बाद से अभी तक घरेलू मैदान पर लगातार कंटिन्यू 10 सीरीज जीता है, हारा नहीं है। अगला जो हमारा है खेल जगत से, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी फैफ डुप्लेसी कैरियर में 33वीं टीम में खेलेंगे। ये अभी न्यूज में है। क्या है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी फैफ डुप्लेसी आईपीएल में काफी फेमस रहते हैं। ये कैरियर में 33वीं टीम से खेलेंगे। 33वीं टीम, इससे पहले 32 टीमों से खेल चुके हैं। कहां खेलेंगे ये, तो नेपाल प्रीमियर लीग अभी होने जा रहा है। नेपाल प्रीमियर लीग दूसरा सीजन इसका होने जा रहा है। कहां, तो ये विराटनगर किंग्स, इस नाम से एक टीम बनाई गई है, विराटनगर किंग्स। इस टीम की तरफ से जो है ये खेलेंगे। यह सीजन कहां शुरू होगा, यह सीजन नेपाल में 17 नवंबर से शुरू होगा तथा फाइनल 13 दिसंबर को खेला जाएगा। यह सीजन नेपाल प्रीमियर लीग। T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से 10वें स्थान पर हैं। यानी T20 फॉर्मेट, इसको और क्या कहा जाता है, फटाफट फॉर्मेट। फटाफट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में वे कितने नंबर पे हैं, 10वें नंबर पे हैं। ये कौन है, दक्षिण अफ्रीका के फैफ डुप्लेसिस। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। क्या है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने चीफ पिच क्यूरेटर गामिनी डिसिल्वा के साथ 15 साल पुराना करार समाप्त कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने चीफ पिच क्यूरेटर जो होता है वो गामिनी डिसिल्वा थे, उनके साथ 15 साल से जो करार था वो समाप्त कर दिया। 1 साल का इनको एक्सटेंशन मिला था इस करार को, समझौते को, बट बीच में ही जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसको समाप्त कर दिया है। इन पे क्या आरोप लगते रहा है, इन पे अक्सर धीमी पिच तैयार करने के लिए आलोचना झेलनी पड़ती है। इन पे हमेशा आरोप ये लगा कि ये धीमी पिच तैयार करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, शतरंज में पंजाब के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर। शतरंज में क्या हुआ, पंजाब के जलंधर के नमितवीर सिंह वालिया ने फ्रांस में आयोजित शतरंज के तीसरे एनेमासे अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स टूर्नामेंट में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है। इंटरनेशनल मास्टर का खिताब शतरंज में वे पंजाब के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर बने हैं। सेकेंड इंटरनेशनल मास्टर वो पंजाब के बन गए हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रो रेसलिंग लीग 2026। तो भारतीय कुश्ती महासंघ रेसलिंग महासंघ जो है ने प्रो रेसलिंग लीग को 2026 से आईपीएल जैसे मॉडल में फिर से शुरू करने की घोषणा की है। प्रो रेसलिंग लीग जो है ये पहले चल रहा था, बट 2019 में यह बंद कर दिया गया था। 2019 में इसे बंद कर दिया गया। तो भारतीय कुश्ती महासंघ ने एक फैसला लिया है कि प्रो रेसलिंग लीग को 2026 से फिर से हम शुरू करेंगे। जैसे आईपीएल चलता है उसी तरह, उसी मॉडल पे हम इसको जो है फिर से शुरू करेंगे। अगला और हमारा लास्ट आज का टॉपिक है वो है टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना का संन्यास। टेनिस खिलाड़ी जो फेमस थे बहुत, रोहन बोपन्ना का बहुत नाम चलता था। टेनिस खिलाड़ी हम 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं। ये रोहन बोपन्ना ने क्या किया है, टेनिस से संन्यास ले लिया। ये टेनिस से इन्होंने संन्यास ले लिया। ये नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी रहे हैं। जब ये नंबर 1 पर पहुंचे थे तो उस टाइम ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी रहे हुए हैं। तो ये जो था हमारा आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक था। तो ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस की, दिल की बात से लेके और खेल जगत तक की सारी खबरों को हमने जो है एग्जाम के हिसाब से तैयार करके और इसको डिस्कस किया। हम आशा करते हैं कि आपको जो है आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आप इससे काफी लाभ उठाएंगे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों जो आपके एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए
और फिर हम मिलेंगे कल आपके साथ, फिर नए सेशन के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ, नई देश दुनिया की खबरों के साथ जो हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक आप देखते रहिए कौन सी, हमारा चैनल क्या नाम है, तैयारी नौकरी की। और जब तक हम नौकरी लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। तो थैंक यू, जय हिंद।